अक्सर होता है मेरे साथ। ठीक है, तो पार्ट 2 क्या है? इट डील्स विद सिटीजनशिप, आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11। दीज आर्टिकल्स दे कवर प्रोविजंस अबाउट सिटीजनशिप। ठीक है, सिंगल इन इंडिया वी हैव सिंगल सिटीजनशिप। इट मीन्स वी डोंट हैव स्टेट people in different state don't have citizenship of that particular state, but they have a single citizenship and that is Indian citizenship। ठीक है, अब इसका एक और फर्क होता है। सपोज समारू लिविंग इन छत्तीसगढ़, ये यूएसए की किसी कंट्री की सिटीजनशिप एक्सेप्ट कर लेता है। मतलब समारू शादी कर लेता है वहाँ, है ना, किसी अमेरिकन वुमन से, और उसके बाद उसको ग्रीन कार्ड मिल जाता है और वो सिटीजनशिप यूएसए की एक्सेप्ट कर लेता है। अगर किसी भी इंडियन सिटीज़न ने किसी अदर कंट्री की सिटीजनशिप एक्सेप्ट कर ली, बाय डिफ़ॉल्ट उसकी इंडियन सिटीजनशिप कैंसिल हो जाएगी, वो अब इंडियन सिटीज़न नहीं रहेगा, है ना। तो ये होता है, मतलब सिंगल सिटीजनशिप समझे। एक और कंसेप्ट, इफ एनी इंडियन सिटीजन acquires the citizenship of any other country, then his Indian citizenship is going to be terminated। ठीक है, ये है सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट। और वन मोर थिंग जो यहाँ इंपॉर्टेंट है, who is having the authority to regulate the laws related to citizenship in India? Parliament। Who? पार्लियामेंट ही इंडियन सिटीजनशिप के लिए लॉ बनाएगी। इट मीन्स स्टेट लेजिस्लेचर दे डोंट हैव एनी पावर और एनीथिंग टू से विथ रिस्पेक्ट टू सिटीजनशिप। ठीक है, तो ऐसा भी समझ सकते हो, दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ यूनियन लिस्ट। लिस्ट पढ़ो, लिस्ट बताया अभी नहीं पढ़ो ना, आगे आएगा। ठीक है, आगे आएगा, समझ जाओगे। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट में अभी आऊँगा। समझ गए? इतना ही ध्यान देना है। और मैं जब आऊँगा इस पे तो मैं आपको बताऊँगा देयर आर हाउ मेनी वेज आर देयर फॉर एक्वायरिंग इंडियन सिटीजनशिप, हाउ मेनी वेज आर देयर फॉर लूजिंग सिटीजनशिप, हाउ अ इंडियन सिटीजन कैन लूज हिज इंडियन सिटीजनशिप। बस इतना ही, ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ नहीं रहता। नाउ इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, पहुँचेंगे कहाँ? इसे बुक में पार्ट 3। This is very important, part 3, and the title for this part 3 is fundamental rights। Fundamental rights। Rights, what do you understand by rights? Rights, claim, rights are nothing but claims। These rights means claims, they are very important for humans to develop themselves physically and mentally, है ना। अगर आपके क्लेम्स नहीं होंगे, अगर आपके राइट्स नहीं होंगे, तो यू आर नॉट मोर देन एन एनिमल। जैसे एनिमल को यहाँ राइट्स कहाँ हैं? जब मन चाहो लोग काट के खा जाते हैं। कितने लोग नॉन वेजिटेरियन? नहीं बोलो, ठीक है, पाप नहीं है ये, है ना। लॉजिकली सोचो, जो नहीं खाते वो कहते हैं कि आप लोग जानवरों को मारते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। ह्यूमंस व्हेन दे वर नॉट सिविलाइज्ड, जब स्टार्ट हो रहे थे तो वो मांस ही खा रहे थे। उस समय कोई ब्राह्मण नहीं था, उस समय कोई ऐसा वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन नहीं था। अर्ली स्टेजेस में जब होमो सेपियंस थे तो वो क्या कर रहे थे? वो गेहूँ उगा के खा रहे थे, वो तो जानवरों को ही मार के खा रहे थे, वो भी रॉ फ्लैश। बाद में उन्होंने उसको भूज के खाना शुरू किया, सीखा। आग, जंगल में आग लग गई, कुछ हिरन उरन जल गए, भुन गए, तो उन्होंने जला हुआ खाया, उनको अच्छा लगा, अरे टेस्टी है ये, अब हम भी आग में भूज के खाएंगे। धीरे धीरे मसाला लगा के खाना सीख गए।
अब करी बना के खाते हैं ना, तो ये कोई पाप नहीं है, लेकिन स्टिल वी कैन लिव। अगर हम हमारे यहाँ कैनाइन टीथ हैं, उसी लिए तो है। कोई भी पार्ट हमारे शरीर में यूजलेस थोड़ी है, वो कैनाइन टीथ इसीलिए है क्योंकि हमारे पूर्वज कच्चा मांस खाते थे, तो डेवलप हो गया कैनाइन टीथ, चोखीला फ्लैश को काटने के लिए। तो एवरीथिंग हैज़ अ लॉजिक। दूसरी बात, एक और चीज़, अगर मांस खाना बिल्कुल छोड़ दिया जाए, ह्यूमंस ना खाएं, तो आपको पता है, आपने पढ़ा होगा फूड साइकिल, कभी स्कूल में पढ़ा होगा फूड साइकिल, है ना। कुछ जानवर ग्रास खाते हैं, फिर उन जानवरों को कोई और खाता है, फिर कोई और खाता है, ऐसे ऐसे एक साइकिल बना हुआ है। सब क्या होगा अगर मान लो, जैसे देयर इज़ अ कम्युनिटी कॉल्ड मुसहर, अ ट्राइबल कम्युनिटी कॉल्ड मुसहर, वो चूहा खाते हैं। हाँ, वो उनका फेवरेट डिश है। क्यों बन गया? क्योंकि उनका जो काम था वो ये था कि खेतों में जाकर चूहा पकड़ना, चूहे खराब करते हैं, चूहा पकड़ना और उसके बदले उनको गेहूं चावल वो जो भी थोड़ा मिलता था, थोड़े पैसे मिल जाते थे। तो चूहा पकड़ के क्या करें, पकड़ हम लोग ले जाते हैं, इससे बढ़िया खा लेते हैं। तो खाने लग गए, वो अच्छा लगा, खाने लग गए, इसीलिए उनके ट्राइबल का नाम पड़ गया मूस मतलब माउस, मूसहर, आहर मतलब मूस का आहार करने वाले। एवरीथिंग हैज़ अ लॉजिक, है ना। कोई बोले कि अरे यार तो जानवरों को मार के खाता है, अच्छी बात नहीं है, नहीं, क्यों नहीं खाओगे? मान लो मुर्गियाँ, लोग मुर्गे ना खाएं, क्या होगा? इतनी मुर्गी हो जाएगी कि लोग जी नहीं पाएंगे, मुर्गी रहेंगे, इंसान घर से बाहर रहेंगे, है ना। और दूसरी बात ये भी हो गई कि जानवर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, जैसे अगर माउस बहुत ज़्यादा हो गए तो आप वहाँ से पैंडेमिक आ जाएगा एक, जानते हो ना, पिस्सू, उनके पिस्सू से क्या फैलता है? प्लेग। मुर्गियाँ बहुत ज़्यादा होंगी, पता चला उनके वायरस से इंसान मरने लग गए, तो फूड साइकिल, पूरी इकोलॉजी जो है ना वो गड़बड़ हो जाएगी। अभी उसका ताज़ा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। आजकल भगवा बहुत चल रहा है ना, हिंदूवादी संगठन बहुत एक्टिव है। वो बोलते हैं गाय या ये इनको हम खाने नहीं देंगे, ठीक। जहाँ भी वो नज़र रखते हैं संगठन पकड़ लेते हैं। तो आजकल बहुत स्ट्रिक्ट लोग डरने लगे गाय का मांस खाने से। ये बताओ, पिछले 4-5 सालों में तुम लोगों ने एक चीज़ देखी है? तुमको हर हाईवे हो, गली हो, मोहल्ला हो, हर तरफ गाय और सांडी दिखाई देंगे। एक्सपीरियंस किया है? अचानक उनकी पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है। ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन इतनी पॉपुलेशन हो जाएगी आप घर से बाहर नहीं निकल पाओगे। पूरी इकोलॉजिकल सिस्टम हो जाएगा गड़बड़। मांस है, सिर्फ हमने गाय को अपने रिलीजन से जोड़ रखा है, हम बहुत दोगले हैं। गाय ही डिवोशनल एनिमल हो गई है। क्यों? कॉक नहीं है, नहीं पता? मैं बता देता हूँ। मुर्गन भगवान सुने हो? साउथ में मुर्गन, उसकी तो सवारी है मुर्गा, तो उसको कैसे खाते हो फिर? उसको भी नहीं खाना चाहिए। गाय को तुम पवित्र बोल के नहीं खाते हो, तो वो भी तो पवित्र है, वो भी किसी न किसी भगवान का वाहक है, तो क्यों खाते हो? हैं? हाँ, चलो, सॉरी, भटक गए हम लोग यहाँ पर। फंडामेंटल राइट्स। सो राइट्स आर क्लेम्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन राइट्स ना, एनिमल को यहाँ राइट दिया ही नहीं है, ना तो इवन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट इट, ना तो लोग बात करते हैं। और कुछ लोग ड्रामा करने के लिए आ जाते हैं, पेटा के नाम लेकर, पता चला वो भी पीछे खा ही रहे। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट फंडामेंटल राइट्स, मीन्स राइट्स दोज आर फंडामेंटल इन नेचर। अब फंडामेंटल राइट्स को कैसे डिफाइन करोगे? ओके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन through part 3 provides certain rights which are very fundamental in nature. That is, Indian constitution gives some rights to not only Indian citizens but also to foreign citizens.
ध्यान देना मेरे शब्दों को। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स सर्टन राइट्स नॉट ओनली टू इंडियन सिटीजन्स बट ऑल्सो टू फॉरेनर्स, मतलब दोनों को देता है। हम ऐसा बोलना गलत हो जाएगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फंडामेंटल राइट्स टू ओनली इंडियन सिटीजन्स, गलत हो गया। क्यों होगा गलत? क्योंकि इफ सपोज एन अमेरिकन comes to visit India for any kind of work or for traveling, आ गया, टूरिस्ट बन के आ गया, इंडियन सॉइल पे पाँव रखा, मतलब उसके भी सर्टन फंडामेंटल राइट्स लाइव हो जाते हैं, उसको भी कुछ राइट्स मिल जाते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। लेकिन अमेरिका में बैठा हुआ एक अमेरिकन सिटीजन अमेरिका से क्लेम नहीं कर सकता ओ मेरे को भी राइट है, मेरा राइट दो, वो क्लेम नहीं कर सकता। बट इफ अ फॉरेनर इज इन इंडियन सॉइल देन ही कैन क्लेम सर्टन फंडामेंटल राइट्स। मतलब एक चीज़ क्लियर हो गई कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स किसको किसको देता है? दोनों को देता है, नॉट ओनली टू इंडियन सिटीजन्स बट ऑल्सो टू फॉरेनर्स। लेकिन कंडीशन है उनके लिए कब है? व्हेन दे आर इन इंडिया। ठीक, ये क्लियर है? ओके। अब फंडामेंटल क्यों बोलता है? दीज आर राइट्स विच ह्यूमंस कैन क्लेम जस्ट बाय द बर्थ इन ह्यूमन योनि। योनि समझते हो? अलग 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 जानवरों की योनि अलग है, कीड़ों की योनि अलग है, हम कौन सी योनि में है? मानव योनि में है। तो अगर इस मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि हमने मानव योनि में जन्म लिया, हम मानव पैदा हुए जो 2 पाँव से चलता है ना? यही तो हमारी आज क्वालिटी है ना, चारों से उससे यूज़ करेंगे तो हम तो जानवर हो जाएंगे, है ना? तो ह्यूमन अगर कोई पैदा हुआ है देन नेचुरली दिस फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड टू बोथ इंडियन सिटीजन्स एंड फॉरेनर्स बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। समझ गए? फंडामेंटल इन नेचर क्यों? हम ह्यूमन पैदा हुए मतलब ऑटोमेटिकली हमको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कुछ फंडामेंटल राइट्स देता है। ठीक है, समझ गए इसको? वाई इट इज कॉल्ड फंडामेंटल, है ना? बस ह्यूमन पैदा हुए तो हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है, सिर्फ हमें नहीं फॉरेनर्स को भी देता है अगर वो इंडियन सॉइल पे आ गए। सो दिस इज द रीजन वाई दे आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स। और दीज फंडामेंटल राइट्स और सिग्निफिकेंस बोलोगे तो दीज फंडामेंटल राइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। मैंने अभी तक जानवरों की बात नहीं की। सवाल, डज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज सर्टन काइंड्स ऑफ राइट टू एनिमल्स? नो, केवल ह्यूमंस को देता है, केवल ह्यूमंस को देता है। आशीष, कोई डाउट? किसी को कोई डाउट हो तो चैट में लिख देना, वरना मैं बाद में खोलूंगा। चलो अब देखते हैं कैसे। आर्टिकल 1 to 4 पार्ट 1 में था। आर्टिकल 2 डील्स विद सिटीजनशिप, तो आर्टिकल 5 से शुरू हुआ। आर्टिकल 5 से कहाँ तक? आर्टिकल 11 तक। देन पार्ट 3 स्टार्ट्स एंड द टाइटल फॉर दिस इज फंडामेंटल राइट्स। कहाँ से शुरू होगा? आर्टिकल 12। आर्टिकल 11 से एंड हुआ था, तो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35, आर्टिकल 35। ठीक है, तो ये भी आपको एक जानकारी मिल गई, ये भी आपको एक जानकारी मिल गई दैट पार्ट 3 covers article 12 to article 35. Now question, how many types of fundamental rights does Indian Constitution guarantees through part 3? ये भी एक क्वेश्चन हो गया। देखो अब यहाँ भी ओरिजिनली और एट प्रेजेंट की बात आ जाएगी। ओरिजिनली मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट दिस कॉन्स्टिट्यूशन, दिस पार्ट फ्रॉम बाय 26 ऑफ जनवरी 1950, जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन आया था। क्या बोल रहा था ये? वी हैड 7 काइंड्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। वी हैड 7 काइंड्स ऑफ FR, शॉर्ट में बोल दूं FR, फंडामेंटल राइट्स। कितने थे? 7। लेकिन एट प्रेजेंट कितने हैं? तो ये आंकड़ा बदल जाएगा। एट प्रेजेंट 6, एट प्रेजेंट
6, मतलब कुछ तो खेल हो गया, कुछ खेल हुआ, मैं बताता हूँ आपको। what were those 7 kinds of fundamental rights? First, right to equality, right to equality, पहला फंडामेंटल राइट क्या था? राइट टू इक्वालिटी। सेकेंड, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम। थर्ड, हाँ, अरे अभी नहीं, तीसरा टाइप नहीं है वो, तीसरा क्या था? वो तो चौथा है। थर्ड क्या? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अभी समझ जाओगे। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। फोर्थ वन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फाइव, फ्रीडम ऑफ रिलीजन हो गया। उसके बाद एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स, एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स। देन 6th one, right to property, and 7th one, constitutional remedies, constitutional remedies. These were the 7 kinds of FRs Indian Constitution provided originally. At present ये भी है राइट हमारा, ये भी है राइट, ये भी अभी भी राइट है हमारा, ये भी अभी भी राइट है हमारा फंडामेंटल राइट, ये भी राइट है हमारा अभी। बट ये रबर से पिक कर रहे हो, ये रबर है, उंगली से होगा? नहीं होता, कुछ तो है, सेटिंग इसमें है जो वो ये अब नहीं है। तो आप इससे समझ गए कि अभी जो 6 फंडामेंटल राइट्स एट प्रेजेंट हैं वो कौन कौन से हैं? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, एजुकेशनल कल्चरल राइट। बट दिस इज नॉट अ फंडामेंटल राइट नाउ। पहले था, अब नहीं है। इसका मतलब ये है कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट फिर हुआ होगा। मैंने कहा था ना अमेंडमेंट, अबाउट व्हाट विल यू अंडरस्टैंड बाय अमेंडमेंट, है ना? कोई भी चेंज करें, if we are throwing out something from original constitution, then also it needs constitutional amendment act. We are putting something new into Indian constitution, then also it needs constitutional amendment act. ठीक है? 44th Constitutional Amendment Act 1978. 44th Constitutional Amendment Act 1978. So this was the Constitutional Amendment Act done to remove right to property from Part 3 of Indian Constitution. To remove Part 3 of Indian, but it doesn't mean right to property has been thrown out of Indian Constitution, but it has been removed from Part 3 of Indian Constitution. ठीक है? उसे कॉन्स्टिट्यूशन से फेंका नहीं गया है, उसे यहाँ से पार्ट 3 से रिमूव कर दिया गया। ठीक, पार्ट 3 से रिमूव करके देन इट मस्ट बी समवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना? एट सम स्पॉट इट मस्ट बी केप्ट देयर। यस, नाउ इट्स इन पार्ट
12 and article for it is article 300 कैपिटल ए। यहाँ से हटाया पार्ट 3 से और कहाँ शिफ्ट कर दिया, पार्ट 12 में। क्या डिफरेंस है देखो, नाउ राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट योर फंडामेंटल राइट, है ना। तो क्या हुआ, अभी भी तो राइट टू प्रॉपर्टी बोल रहे हैं हम, इट्स अ राइट बट इट्स नाउ नॉट अ फंडामेंटल राइट बट इट्स अ लीगल राइट, इट्स अ लीगल राइट। अब मैं तुमको समझाता हूँ वाई फंडामेंटल राइट और पार्ट 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये समझाता हूँ मैं। देखो, इवन इफ यू कमिट अ मर्डर, है ना, ये मैं आपको कोर्ट का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ ना, कोर्ट, या मैं आपसे जुडिशियल बोल सकता हूँ, जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया, हाउ दिस जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया इज, judicial system in India. At a district level, we have session courts, we have session courts, we have district courts. इसके नीचे मुंसिफ कोर्ट और ये भी हो सकता है, बट इट्स नॉट ऑफ आवर यूज, वो ना सिविल जज वालों को पढ़ने दो, हमें उससे नीचे की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं क्या बता रहा हूँ आपको, एट डिस्ट्रिक्ट लेवल वी हैव टू काइंड्स ऑफ कोर्ट, सेशन कोर्ट्स एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, है ना। ऑल द केसेस, ऑल द क्रिमिनल केसेस आर डेल्ट इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। क्रिमिनल केसेस, मर्डर, रेप, किडनैपिंग, दे आर क्रिमिनल केसेस, सो दे आर डेल्ट इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। सेशन कोर्ट्स, किसी थप्पड़ मार दिया, गाली दे दिया, थप्पड़ मारा लेकिन खून नहीं निकला, हड्डी नहीं टूटी, सो दिस इज़ अ सिविल केस, है ना। किसी की ज़मीन कब्जा ली, दिस इज़ अ सिविल केस। लेकिन किसी को ऐसे मारा कि उसकी हड्डी तोड़ दी, नाक की हड्डी टूट दी, तो वो क्रिमिनल नेचर का हो जाएगा। किसी को ऐसा मारा कि उसका 1 लीटर खून चला गया, क्रिमिनल केस हो जाएगा। लेकिन किसी को झापड़ मार दिया, चोट लगा है उसको लेकिन हड्डी नहीं टूटी, तो वो सिविल केस होगा, ठीक है। किसी को गाली दोगे तो चोट अंदर से लगती है ना, चोट अंदर लगेगा, वो दिखेगा नहीं, लेकिन वो सिविल केस होगा, तो वो हमारे काम की चीज़ नहीं है ना, वो जजों के लिए छोड़ दो। मैं सिर्फ इतना जानो कि एट डिस्ट्रिक्ट लेवल वी हैव 2 काइंड्स ऑफ कोर्ट, सेशन कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डील्स विद क्रिमिनल केसेस एंड सेशन कोर्ट डील्स विद सिविल केसेस, सिविल केसेस, ठीक। अच्छा, नाउ किसी का भी सिविल हो चाहे क्रिमिनल केस हो, चला, जज ने वर्डिक्ट दिया, फैसला सुना दिया अपना। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, इवन इफ़ यू कमिट अ मर्डर, किसी को मार देते हो, तो भी सबसे पहले तुम्हारा केस कहाँ चलेगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चलेगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चलेगा, कहाँ चलेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलेगा। 6 साल 7 साल केस ही चलता रहेगा, जैसा हमारे यहाँ सिस्टम है ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। कभी कोई गवाह बीमार हो जाएगा, कभी कोई बीमार हो जाएगा, बहाने बाबू को 50 रुपये दो, वो डेट बढ़ा देता है। दिस इज़ द सिस्टम, ठीक है। जो मेरा केस था, अगर जुडिशियल सिस्टम सही होता तो 1 हफ्ते में मैं निर्दोष साबित हो जाता, जब मुझे फ्रेम किया गया था, 1 हफ्ते में। लेकिन तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, 3 साल खिंच गया, 3 साल खींच दिए वो लोग परेशान करने के लिए। तो ये होता है यहाँ। अब देखो, लेकिन भाई यहाँ के जज ने कोई डिसीजन दिया, मान लो कोई मर गया, उसके घर वालों ने केस कर दिया, FIR कर दी, केस चला, रिजल्ट दिया, और उसके जो मरा है उसके घर वाले सेटिस्फाई नहीं है जज के उससे, नहीं आपने कम सज़ा दी, हमारा भाई मरा है, लड़का मरा है, आपने केवल 7 साल की सज़ा कैसे सुना दी, हम फांसी डिमांड करते हैं। मतलब आप सेटिस्फाई नहीं हो, तो क्या कर सकते हो आप ना अपील करोगे। क्या करोगे, अपील करोगे। और आपके स्टेट में, हर स्टेट में लगभग हाई कोर्ट होता है, वो केस अब कहाँ चला जाएगा, हाई कोर्ट में चला जाएगा, फिर 6-7 साल वहाँ चलेगा, फिर वहाँ का जज का डिसीजन आएगा, फिर पता चला अरे इसके भी डिसीजन से आप सेटिस्फाई नहीं हो, फिर आप क्या कर सकते हो,
अपील करोगे सारे स्टेट हाई कोर्ट से अपील कहाँ जाएंगे? द वन एंड ओनली वन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये हाईएस्ट है, जुरिडिक्शन सिस्टम का हाईएस्ट लेवल, इसके बाद कोई कोर्ट नहीं है ना। तो हर स्टेट में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे केस चलेगा, फिर हाईएस्ट अपीलेट जुरिडिक्शन वहाँ का क्या है? हाई कोर्ट होता है। फिर हर स्टेट के हाई कोर्ट से वहाँ से केस कहाँ अपील के थ्रू कहाँ जाएगा? एक जगह सुप्रीम कोर्ट जाएगा। ठीक, तो आपने क्या देखा? और ऐसे जानते हो लगभग मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में ऑन एन एवरेज आपको कितने ईयर्स लग जाते हैं? 20 साल लग जाएंगे, है ना। मर्डर जैसा हीनियस क्राइम करने के बावजूद आपको सुप्रीम कोर्ट पहुँचने में लगभग कितने साल लग गए? ऑलमोस्ट 20 ईयर्स, 15 to 20 ईयर्स। अब मैं बताता हूँ उसका सिग्निफिकेंस। आपने लास्ट में एक you saw a type of fundamental rights where it was written constitutional remedies, है ना, constitutional remedies लिखा था मैंने। अब मैं बताता हूँ, there is one article in between, that is article 32, that is article 32। now इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 3 को कितना पावरफुल बनाता है देखो। The fundamental rights guaranteed by the Indian Constitution to you people, no authority has any right to snatch or violate your fundamental right, है ना। fundamental right आपका, not even prime minister, not even central government, they can snatch your fundamental rights, although there are exceptions को अलग रखो, that during national emergency your fundamental right can be taken back, वो अलग चीज़ें हैं। लेकिन इन जनरल सिचुएशन नो अथॉरिटी, इवन प्राइम मिनिस्टर, इवन प्रेसिडेंट, इवन पुलिस स्टेशन, नो एनी ऑर्गेनाइजेशन कैन वायलेट योर फंडामेंटल राइट्स, कैन स्नैच योर फंडामेंटल राइट्स, गारंटीड बाय पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बट if someone violates or snatches your fundamental rights, then article 32, which is also a fundamental right, according to the provision of article 32, you can directly move to Supreme Court for the enforcement of your fundamental rights. If somebody snatches, जैसे suppose you have a fundamental right to speak, ठीक है, आपको बोलने की आज़ादी है, आप कहीं अच्छा बोल रहे हो, कहीं भाषण दे रहे हो, एंड पुलिस पर्सनल दे कम एंड अरेस्ट यू, they come and arrest you, then it is the violation of your fundamental right, है ना। You can directly approach to Supreme Court according to the provision of Article 32, that itself is your fundamental right. It means Constitution ने आपको एक और फंडामेंटल राइट दिया है कि अगर कोई आपसे आपका फंडामेंटल राइट छीनता है तो उसको to enforce that fundamental right back is also your fundamental right. अगर आपका मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट को छीनता है तो उसे वापस पाना भी आपका एक फंडामेंटल राइट है। क्लियर है? क्लिनिक ऑल क्लियर? टाइप यस और टाइप नो, बताओ थोड़ा, मुझे मालूम चले। ठीक है? नो, किसने? नो रिफ्लेक्शन। अच्छा ठीक। इज इट क्लियर नाउ? ओके, नाउ ये समझ गए? टू गेट योर फंडामेंटल राइट बैक इज ऑल्सो योर वन मोर फंडामेंटल राइट। तो पार्ट 3 में आपको योर फंडामेंटल राइट का गारंटर कौन नजर आता है? कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी को गारंटर बनाया, किसे बनाया? सुप्रीम कोर्ट ने, तभी तो बोल रहा है यू कैन मूव डायरेक्टली टू सुप्रीम कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ योर फंडामेंटल राइट इफ समबडी ट्राइज टू स्नैच योर फंडामेंटल राइट, है ना। तो हु इज एक्टिंग एज द गारंटर ऑफ योर फंडामेंटल राइट? कॉन्स्टिट्यूशन ने इसे गारंटर बना दिया। तेरी जवाबदारी है, अगर कोई किसी का फंडामेंटल राइट छीनता है ना, वो तेरे पास आएगा और तेरे को इंश्योर करना पड़ेगा हिज फंडामेंटल राइट इज रीइंफोर्स्ड। समझ रहे हो? हाँ,
अभिषेक, ठीक, ओके। नाउ समझ गए इसकी वैल्यू कितनी? किसी का मर्डर भी कर दो, यू कैन नॉट मूव डायरेक्टली टू सुप्रीम कोर्ट। पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल में 6-7 साल केस चलेगा, फिर अपील करोगे, फिर हाई कोर्ट में पहुंचेगा, फिर हाई कोर्ट में 6-7 साल 10 साल चलेगा, फिर अपील करोगे तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचोगे। लेकिन अगर कोई फंडामेंटल राइट छीनता है आपका, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो इम्पोर्टेंस तो यहीं से समझ में आ गई होगी, है ना? ठीक, ये जो बताया क्लियर है। हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स एट प्रेजेंट पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज? 6। नंबर 1 राइट टू इक्वालिटी, नंबर 1 राइट टू इक्वालिटी, नंबर 2 राइट टू फ्रीडम, नंबर 2 राइट टू फ्रीडम, नंबर 3 राइट अगेंस्ट, राइट टू एक्सप्लॉइट मत बोलना, है ना? राइट टू एक्सप्लॉइट, मेरे को शोषण करने का फंडामेंटल राइट है, मैं शोषण करूंगा, ऐसा नहीं है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, इफ समबडी ट्राइज टू एक्सप्लॉइट यू देन यू हैव फंडामेंटल राइट टू प्रोटेस्ट, ठीक? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन 3 हो गए, बड़ा आसान है। इक्वालिटी, देन फ्रीडम, देन, है ना, एक्सप्लॉइटेशन। अब समझ जाओगे, अब राइट टू एक्सप्लॉइटेशन नहीं आएगा, अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन आएगा। एक्सप्लॉइटेशन, फिर रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, देन कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, देन कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू प्रॉपर्टी अब इज नॉट योर फंडामेंटल राइट, दैट मीन्स नाउ एक चीज़ और मैं समझा देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछ दे कि ऐसा क्या हुआ कि राइट टू प्रॉपर्टी मतलब यू ऑल हैव राइट टू एक्यूमुलेट योर प्रॉपर्टी एंड मैनेज अकॉर्डिंगली। आप संपत्ति इकट्ठा कर सकते हो, वेल्थ बना सकते हो, प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, इकट्ठी कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि सारा ब्लैक मनी से प्रॉपर्टी खरीद लो कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं। ये सारी चीज़ ओके। दिस पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नॉट ओनली provides you fundamental rights, but also it imposes certain restrictions. What if I say these fundamental rights guaranteed by part 3 of Indian Constitution to you is not absolute? If I say is not absolute, all powerful, ऐसा बोल सकता हूँ क्या मैं? Part 3, the fundamental rights guaranteed to you people is not absolute. क्या जवाब होगा तुम्हारा? सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? अरे बोलो यार, गलत ही बोलोगे ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ बोलो, मैं जो बोल रहा हूँ आप लोगों का क्या विचार है? एब्सोल्यूट है? एब्सोल्यूट है तो वाई, नहीं है तो नो। फिर मैं समझाता हूँ, चैट बॉक्स में लिख दो जल्दी जल्दी यार, एन और वाई टाइप करने में इतना टाइम लगता है? मैंने थोड़ी देर पहले क्या कहा? मैंने कहा Constitution gives you certain fundamental rights, but this Constitution itself imposes certain reasonable restrictions. मैंने कहा ना, जैसे you have one fundamental right, that is right to freedom. यहीं पर एक fundamental right है, इसी के अंदर right to speak सुने होंगे, right to speech सुने होंगे, right to speech and expression। अब आप कहीं चले गए माइक पकड़कर, है ना, आपको पता है अरे मेरे को बोलने की स्वतंत्रता है, कहीं खड़े होकर माइक पे समारोह रोघा भड़वा शुरू कर दिए। आपको बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन आपको कुछ भी उल जुलूल ऐसा बोलने की स्वतंत्रता नहीं है कि किसी के ऑनर को आप ठेस पहुंचाओ या ऐसा बोलो जिससे दंगे हो जाएं, किसी को भड़काओ। इसका मतलब ये नहीं है। यू हैव योर राइट टू स्पीक, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन कैन पुट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस।
कि तुम भाई, तुम्हें बोलने की स्वतंत्रता है, फंडामेंटल राइट है, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा फंडामेंटल राइट है मैं किसी को भी रोगा बोलूं, बड़वा बोलूं, है ना, नहीं बोल सकते आप। समझ गए आप? तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो क्या आप बोल सकते हो कि दीज राइट्स आर एब्सोल्यूट, मतलब आपको राइट टू स्पीच है तो आप कुछ भी बोल सकते हो? नहीं है, दे आर नॉट एब्सोल्यूट। वाई? बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन पुट्स सर्टन रीजनेबल ना, रिस्ट्रिक्शन बोलना सही शब्द नहीं होगा, रीजनेबल है ना, रीजनेबल मतलब आप अच्छा बोल रहे हो तो नोबडी कैन, इट्स योर फंडामेंटल राइट, नोबडी कैन पुट यू बिहाइंड द बार्स। लेकिन आप किसी को गाली दे रहे हो तो एक केस फाइल हो सकता है, वो कर सकता है, क्या हुआ, मेरी मानहानि है ना, मानहानि, मेरे सम्मान को ठेस पहुंचा रहा है मुझे भड़वा बोल के, वो ऐसा बोल सकते हो। भड़वा आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय भड़वा? पता है? अरे भड़वा ऐसे गाली की तरह यूज़ किया जाता है, बट भड़वा इज़ नॉट अ बैड थिंग, इट हैज़ अ मीनिंग। भड़वा, यू विल कॉल अ मेल एज भड़वा हुज वाइफ इज़ नो मोर, जिसकी वाइफ नहीं होती, मर गई होती है, उसे भड़वा कहा जाता है छत्तीसगढ़ में। लेकिन तुम लोग उसको पहली नज़र में सोच रहे हो कि कितनी भद्दी गाली दे रहे हैं सर, ना, भद्दी गाली नहीं है, इट हैज़ अ सेंस, है ना, और मीनिंगफुल सेंस है उसका। किसी को मैं अगर बोलूं भड़वा, लेकिन अगर मान लो गाली तो हो जाएगी, किसी की बीवी जिंदा है और मैं उसे जाके भड़वा बोलूं तो उसके लिए गाली की तरह हो जाएगा, अबे मेरी बीवी जिंदा, मेरी बीवी को मार रहा है, ऐसी बात हो जाएगी ना। तो अभी आप किसी की बीवी मर गई है, रे भड़वा, हाँ हो भड़वा क्या कर में, क्योंकि उसका मतलब वही है छत्तीसगढ़ में, भड़वा मतलब जिसकी बीवी मर गई हो। हाँ मर गई मेरी बीवी, हूँ भड़वा, शान से कहता हूँ भड़वा हूँ, ऐसा बोल सकता है। सो क्या समझा आपने? दीज फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दे आर नॉट एब्सोल्यूट। वाई? बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ पुट्स सर्टन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, आगे समझोगे डिटेल में जब हम पढ़ेंगे और समझोगे वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कहाँ कहाँ क्या क्या हैं, सब पढ़ेंगे। समझे कुछ यहाँ? सरोज क्लियर है? ओके। नाउ यहाँ बहुत कुछ अंडरस्टैंडिंग आपकी आ गई। नाउ वी कम टू पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, and the title of this is Directive Principles of State Policy. In short, you will call it DPSP. DPSP. नाउ वहाँ कहाँ एंड हुआ था? 35 में, 35 में एंड हुआ था ना, तो यहाँ कहाँ से शुरू होगा? आर्टिकल 36 और कहाँ तक चलेगा? आर्टिकल 51, आर्टिकल 51। By this word itself, directives, what will you understand? Suggestions. It's like a suggestion given by Indian Constitution to the states, to the states. अब यहाँ पे जो मैं स्टेट बोल रहा हूँ, देखो कॉन्स्टिट्यूशन में आगे आओगे तो मैंने स्टेट कहा तो आप छत्तीसगढ़ एमपी समझोगे, लेकिन यहाँ जो मैं बोल रहा हूँ स्टेट ना, ये दिस स्टेट, दिस वर्ड स्टेट is defined in article 1 नया चीज़ सीखा, ठीक, मतलब ये सीधा रखना है। ओके,
क्या स्टेट, ये स्टेट एमपी छत्तीसगढ़ राजस्थान वाला स्टेट नहीं है ना। एक बार स्टेट कहाँ डिफाइन किया, आर्टिकल 12 में, द वेरी फर्स्ट आर्टिकल ऑफ पार्ट 3 है ना। एंड द सेम डेफिनेशन ऑफ स्टेट इज ऑल्सो हियर इन 36. सो आर्टिकल 36 एंड आर्टिकल 12 एक्चुअली दे आर टू डिफाइन दिस टर्म स्टेट विच वी विल बी यूजिंग इन पार्ट 3 एंड पार्ट 4. तो मैंने क्या कहा, दीज आर लाइक डायरेक्टिव्स, लाइक कॉमन वर्ड में बोलूँगा सजेशंस, सजेशंस गिवन बाय whom, कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, टू whom, स्टेट. अब ये स्टेट से क्या समझना आपको, दिस स्टेट कंप्राइजेस सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए लॉ कौन बनाता है, तो पार्लियामेंट ऑल्सो. पार्लियामेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट, दे कम अंडर दिस डेफिनेशन ऑफ स्टेट. देन वी हैव स्टेट गवर्नमेंट, सब से समझ जाओगे ना अभी अगली क्लास में, स्टेट गवर्नमेंट. देन वी हैव स्टेट लेजिस्लेचर फॉर दिस, they also come under this definition of state. Then local self government, जैसे पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज, ये सब भी स्टेट के डेफिनेशन में आते हैं, है ना. और क्या आएगा, LIC, ONGC, गवर्नमेंट कॉरपोरेशंस, दे आर एक्चुअली कॉरपोरेशंस. सामान्य भाषा में क्या बोलोगे, गवर्नमेंट द्वारा एक बिजनेस इंस्टीट्यूशन रन किया जा रहा है, ये गवर्नमेंट का है. LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ये किसी प्राइवेट ओनर का नहीं है, किसका है, गवर्नमेंट का है. ठीक, तो इस तरह से आप और डिटेल में पढ़ोगे. ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स एंड ऑल. देन एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट लाइक LIC, ONGC, सेल, स्टील अथॉरिटी, ये सुने हो, ये सब सुने हो, अभी शुरुआत की हो PSC की, सब जानोगे. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, है ना, ये किसका है, गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट ही चला रही. तो यहाँ क्या बोल रहा है, दीज डायरेक्टिव्स given in part 4 are like suggestions given by Indian Constitution to whom, these, इन सबको. अब बताता हूँ कैसे. देखो, दो लाइंस बोलता हूँ, try to understand the difference between those two lines. You have to study, है ना, you should study. What is the difference between these two lines? हाँ, you have compulsion there. If I say you have to study, otherwise क्या हो सकते हैं इसके, हैं, इसके रिजल्ट्स हो सकते हैं, या मार खाओगी या सजा पाओगी. मैं जब ऐसा कह रहा हूँ, you have to study, otherwise I am putting compulsion upon you. And I am saying you should study. It's like a suggestion. तुम्हारा मन करे तो पढ़ो, ना मन करे तो ना पढ़ो. मैंने तुम्हारे ऊपर कंपल्शन नहीं डाला. इस सेंटेंस में you should study और यहाँ you have to study, there is a compulsion. दोनों में डिफरेंस है. Part 3 is like compulsion to the state. Part 3 fundamental rights is like compulsion to the state. State must build certain atmosphere that your fundamental rights are intact with you, है ना. क्योंकि वहाँ पे क्या बोल रहा है, अगर कोई भी आपका फंडामेंटल राइट छीनने की कोशिश करता है, देन यू हैव वन मोर फंडामेंटल राइट टू गेट दोज फंडामेंटल राइट बैक. जिम्मेदारी किसकी है, सुप्रीम कोर्ट. यहाँ पे क्या है, दीज डायरेक्टिव्स given here in part 4, they are like suggestions to the state. State can follow this. State, if they want, they can't. समझ गए. तो कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद ही बोल दिया है, these are like suggestions, these are not compulsory. यहाँ पे लिखा हुआ है, मान लो
एक प्रोविज़न था, जैसे बताता हूँ। एक प्रोविज़न है, इक्वल वेजेस फॉर मेन एंड वीमेन, इक्वल वेजेस फॉर मेन एंड वीमेन। एक ही काम कर रहे हो, एक ही ऑफिस में कर रहे हो, एक ही पोस्ट पर हो, तो ये बोलता है पार्ट 4 में है ना कि आपको दोनों को एक ही काम के लिए सेम सैलरी देनी होगी, पार्ट 4 में है। तो क्या करते थे गवर्नमेंट्स, उसको फॉलो नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि वो पार्ट 4 में था। दे आर लाइक सजेशंस। गवर्नमेंट को फ्रीडम कॉन्स्टिट्यूशन खुद दे रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट सबको फ्रीडम दे रहा है। इट्स लाइक सजेशन, आप फॉलो करो या ना करो। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बोल रहा है, तो अगर कोई आपका फंडामेंटल राइट स्नैच करता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, है ना, और सुप्रीम कोर्ट इन्फोर्स कराएगा। तो मैं बोल सकता हूँ पार्ट 3 इज जस्टिसिएबल इन नेचर। जस्टिसिएबल, पार्ट 3 इज जस्टिसिएबल इन नेचर। क्या बोल रहा हूँ मैं? पार्ट 3 इज जस्टिसिएबल इन नेचर। लेकिन मैं बोल रहा हूं ऑल द प्रोविजंस इन पार्ट 4 दे आर नॉन जस्टिसिएबल, दे आर नॉन जस्टिसिएबल। क्या मतलब हुआ इसका? जस्टिसिएबल इन नेचर मतलब आप जा सकते हो कोर्ट और कोर्ट आपको इन्फोर्स कराएगा। पार्ट 4 में कोई प्रोविज़न है और मान लो कोई गवर्नमेंट, जैसे वहाँ पार्ट 4 में लिखा है कि स्टेट शुड गिव इक्वल वेजेस, equal salary to men and women. They cannot discriminate on grounds of sex. आप क्योंकि आपको देना चाहिए। वो क्या बोल रहा है वहाँ पे? वर्डिंग्स कैसे होगी कि स्टेट को एक ही काम के लिए पुरुष हो या महिला सेम सैलरी देनी चाहिए। चाहिए एवरीथिंग, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना, चाहिए चाहिए चाहिए, तो पार्ट 4 के सारे प्रोविजन चाहिए के सेंस में। स्टेट शुड फॉलो और नॉट, दिस थिंग इज अपॉन द हैंड्स ऑफ स्टेट। और जो भी डिफाइन किया गया स्टेट में, सबको बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, समझ रहे हो? लेकिन तो नॉन जस्टिसिएबल मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन ने ये फ्रीडम स्टेट को दे रखी है, देन यू, अगर वो स्टेट फॉलो नहीं कर रहा है तो यू कैन नॉट मूव टू कोर्ट फॉर इट्स इन्फोर्समेंट। नहीं जा पाओगे आप। कॉन्स्टिट्यूशन पे बड़ा थोड़ी कोई है, कॉन्स्टिट्यूशन खुद ये कंपल्शन नहीं डाल रहा है स्टेट के ऊपर। अगर स्टेट उसको फॉलो नहीं करती है तो आपको राइट है क्या कोर्ट जाने का कि भाई स्टेट ऐसा नहीं कर रही है, आप नहीं जा सकते। तो दोनों में डिफरेंस है, समझ रहे हो ये डिफरेंस? द प्रोविजंस ऑफ पार्ट 3 दे आर जस्टिसिएबल इन नेचर, मीन्स दैट इज यू कैन मूव टू सुप्रीम कोर्ट फॉर इट्स इन्फोर्समेंट एंड इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू रीइंफोर्स इट, आपको वापस दिलाए। But all the provisions given in Article 4, they are non-justiciable in nature. It means you cannot move to Supreme Court for their enforcement if central government or state government does not follow or does not follow those guidelines in their policies or laws. बोल सकता हूँ? समझ आ रहा है? पक्का है ना? कैसे कैसे? हाँ देखो, पार्ट 3 को जब हम देख रहे थे तो हमने क्या देखा? वहाँ पे सर्टेन फंडामेंटल राइट्स दे रहा है, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही आपको दे रहा है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि तो पार्ट 3 इज लाइक इज बाइंडिंग अपॉन द गवर्नमेंट। ऑल द प्रोविजंस ऑफ पार्ट 3 इज बाइंडिंग अपॉन द गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपके फंडामेंटल राइट्स आप तक पहुँचे, मिलें आपको, है ना? क्योंकि गवर्नमेंट, इवन प्राइम मिनिस्टर, नॉट इवन प्रेसिडेंट कैन स्नैच योर फंडामेंटल राइट। आपका फंडामेंटल राइट छीनने का किसी को राइट नहीं है। तो मतलब एक बोल सकता हूँ कि इट्स बाइंडिंग अपॉन द गवर्नमेंट, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी बनती कि आपको आपका फंडामेंटल राइट मिले, वो खुद छीन भी नहीं सकती। अगर मान लो कोई छीनने की कोशिश करता है, स्टेट छीनने की कोशिश करता है, स्टेट के डेफिनेशन में सब आ गए ना, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, ये सब आ गए।
अगर ये छीनने की कोशिश करते हैं तो आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही एक और फंडामेंटल राइट देता है, यू कैन मूव टू सुप्रीम कोर्ट, डायरेक्टली टू सुप्रीम कोर्ट अंडर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल व्हाट 32 फॉर व्हाट, फॉर इट्स रीइंफोर्समेंट, वापस पाने के लिए, है ना। तो पार्ट 3 को आप बोल सकते हो इट्स लाइक इट्स बाइंडिंग अपॉन द गवर्नमेंट और बाइंडिंग अपॉन द स्टेट, है ना, बोल सकते हो ना। उनको देना ही पड़ेगा, वो आपकी, आप उनको फ्रीडम नहीं है कि आपका फंडामेंटल राइट आपसे छीन ले, है ना, बल्कि उनको तो ऐसी स्थिति बनानी पड़ेगी कि आपको फंडामेंटल राइट आपके पास रहे हमेशा, है ना। क्यों? क्योंकि अगर छीनने का कोई भी कोशिश किया, इवन सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर, कोई भी पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी, तो आपको एक और फंडामेंटल राइट है, आप यू कैन मूव टू सुप्रीम कोर्ट, और फिर सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा, विल इन्वेस्टिगेट, और उनको जांच में पता चला कि हाँ भाई इसका फंडामेंटल राइट छीना है, तो सुप्रीम कोर्ट एक ऑर्डर इशू कर देगा, उसको रिट बोलते हैं हम, उसको क्या बोलते हैं, रिट। ठंडा लगने लगा ना। हाँ, अगर सुप्रीम कोर्ट भी राइट नहीं दिया तो ऐसा कैसे नहीं देगा, गारंटर है वो। सुप्रीम कोर्ट के बाद तो फिर कोई है ही नहीं ऊपर, माई बाप नहीं है कोई, जुडिशियल सिस्टम खत्म हो जाता है सुप्रीम कोर्ट तक, है ना। फिर उसके बाद आगे पढ़ोगे, आप सब कुछ जानोगे डिटेल में, अभी तो इंट्रो क्लास है। उनके बाद उसके बाद जुडिशियल सिस्टम तो वहीं ख़त्म हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी एक बाप बचा है, प्रेसिडेंट। मर्सी सुना होगा, किसी को फांसी की सज़ा हो जाती है तो मर्सी पिटीशन अप्लाई कर सकता है। अगर मान लो किसी को सुप्रीम कोर्ट ने भी फांसी की सज़ा दे दी, तो इसका मतलब ये नहीं कि अब किस्सा ख़त्म, उसका एक मौका है, उसके पास एक मौका है, वो मर्सी पिटीशन फाइल करेगा प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट को दया आ गई तो हो सकता है उसको माफ़ कर दे, बच जाए, वरना उसके बाद तो लटकना तय है, क्योंकि उसके बाद कोई अपील कहीं कर ही नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट तो लास्ट अथॉरिटी है ना। अब ये एकदम बंद ही कैसे हो गया भाई, मैं बंद थोड़ी किया, मेरी बात कोई नहीं सुनता साला, ना बोर्ड सुनता है ना एसी सुनता है। कोई डाउट? अच्छा, आपके सामने एक माइक का ऑप्शन है, माइक का ऑप्शन है, उस माइक को आप क्लिक करोगे तो मैं आपके सामने, आप माइक से उसके थ्रू बोल सकते हो और मैं आपका जवाब दे सकता हूँ, एक्सेप्ट करूँगा तो। चलो, किसी का कोई क्वेश्चन? केतन, चुरेंद्र, किसी को कोई क्वेश्चन? अरे तुम लोग केवल लाइव होके क्या घूम घाम रहे हो क्या उधर? नो, क्लियर है, क्लिनिक ऑल क्लियर? ठीक है, क्लियर हो? क्या मैंने बोलने की कोशिश की? मैं ये भी बोल सकता हूं, द प्रोविजंस ऑफ पार्ट 3 आर इन्फोर्सिएबल बाय कोर्ट्स। बाय कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट इन्फोर्स कर सकता है, एंड दीज आर नॉन इन्फोर्सिएबल। क्यों? क्योंकि जब आपको राइट ही नहीं है कि आप कोर्ट जाओ तो इन्फोर्स कैसे होगा? कैसे कोर्ट इन्फोर्स कर सकती है? क्लियर हुआ? जस्ट इंट्रो, मैं सिर्फ ये अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ, आप समझ जाओगे कि आगे कहाँ काम आएगा ये सब। ठीक है, नाउ समझ जाओ, इस तरह से पार्ट 4 खत्म हो गया। जबकि हम ओरिजिनली जब पार्ट 4 पढ़ेंगे ना तो इट विल टेक मोर देन 4 और 5 डेज खत्म करने में। बाप रे क्या करना है, तू ले 4 और 5 डे बोला तो बाप रे बोल रही। पार्ट 4A, पार्ट 4A फंडामेंटल, टाइटल क्या है इसका? फंडामेंटल ड्यूटीज।
आप सबको इसका पॉलिटी का नोट्स मिलेगा, ठीक है। ऑफलाइन आप स्टूडेंट्स को तो फोटोकॉपी मिलेगी, इनको पीडीएफ मिलेगा, सेम होगा सब कुछ। टेस्ट भी आप एक ही टाइम पे दोगे, आप लोग संडे को टेस्ट ऑफलाइन दोगे जिस समय पर, उसी समय आप लोग भी ऑनलाइन दोगे, सेम टेस्ट होगा, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज़, अभी इंट्रोडक्टरी क्लास है, ये सब आप डिटेल में पढ़ोगे। फंडामेंटल ड्यूटीज़, इससे क्या समझे आप? ये जो ए है, ओरिजिनली इट वॉज नॉट देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब यही हुआ भाई पार्ट 4 है, अगला पार्ट 5 होगा, है ना। तो ये बीच में 4A कहाँ से आ गया? इसका मतलब ये है कि अलग से एक सब पार्ट 4 का एक सब पार्ट बनाया गया और उसे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया गया। इसका मतलब यही हुआ ना, है ना। चलो, ऐड किया गया। क्यों ऐड किया गया? नाउ बात चलने लगी कि भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फंडामेंटल राइट्स टू सिटीजन्स, इतना कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन, why can't we impose certain duties to the citizens, to Indian citizens? कुछ कर्तव्य भी आपका बनता है भाई। कॉन्स्टिट्यूशन आपको फंडामेंटल राइट्स दे रहा है एंड दैट इज़ मच नीडेड फॉर योर फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ, तो कुछ कर्तव्य भी दे देते हैं हम लोग। उन लोगों ने नहीं सोचा था उस समय, कॉन्स्टिट्यूशन जब बना रहे थे ना, तो ये चीज़ उन लोगों ने नहीं सोची थी उस समय, बाद में सोचा गया, है ना। बाद में सोचा गया और क्या किया, अब बोला ठीक है भाई कॉन्स्टिट्यूशन में अब फंडामेंटल ड्यूटीज़ हम ऐड कर देते हैं। बहुत केवल राइट्स ले के मज़ा लेते हो, अब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू आपको कुछ ड्यूटीज़ भी दे देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने एक, ये सब डिटेल में पढ़ोगे, स्वर्ण सिंह कमेटी, जस्ट एक स्वर्ण सिंह व्यक्ति थे, एक कमेटी बनाई सेंट्रल गवर्नमेंट ने और इनको एक जिम्मेदारी दी कि आप सर्च करें और एक रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करें कि हाउ कैन वी ऐड फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन द कॉन्स्टिट्यूशन, वेयर इट शुड बी एडेड एंड हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ शैल वी प्रोवाइड थ्रू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये सब उन्होंने रिपोर्ट सौंपी, है ना, रिपोर्ट सौंपी और फिर क्या हुआ, फंडामेंटल ड्यूटीज़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया गया, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सब बारी बारी से आप देखते जाओगे। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है? हाँ 51, अरे अमेंडमेंट एक्ट बोल रहा हूँ, 51 नहीं। सब रट लोगे, बाद में रटा जाएगा। देखो, स्वर्ण सिंह कमेटी इट सबमिटेड एंड रिपोर्ट्स एंड दे रिकमेंडेड 8 काइंड्स ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़, 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन्होंने रिकमेंड किया था कि 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हम दे सकते हैं, है ना, जो सिटीजनशिप की ड्यूटी बनती है देश के प्रति, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति, है ना, टुवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन एंड टुवर्ड्स कंट्री, ठीक है। लेकिन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अब आया याद, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, जब ये अमेंडमेंट किया गया तो यहाँ पर ओरिजिनली कितने फंडामेंटल ड्यूटीज ओरिजिनली इन 1976 वेयर देयर वर 10 फंडामेंटल ड्यूटीज इन पार्ट 4A। हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज वेयर देयर ओरिजिनली? अब यहाँ ओरिजिनली का मतलब जब ये डाला गया तब ओरिजिनली कितना, तो 10 था। बट एट प्रेजेंट हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज वी हैव? 11। एट प्रेजेंट वी हैव 11। और ये ओरिजिनली, अब यहाँ ओरिजिनली का मतलब क्या समझे, जब डाला गया फंडामेंटल ड्यूटीज कॉन्स्टिट्यूशन में तो उस समय ओरिजिनली कितने फंडामेंटल ड्यूटीज थे? 10। अब कितने? 11। मतलब 11th जो फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हुआ, ये 11th वाला, इसके लिए भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा, है ना, होगा जरूर। कौन सा है? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट
2003। सब पढ़ोगे, ये सब कायदे से मिलेगा नोट्स में। चलो अब याद रहे तो अच्छी बात है, कोई चीज़ याद रहे तो अच्छी बात है ना। अभी तो क्या करोगे, पढ़ो, याद करो, कुछ तो याद रहेगा। समझ गए? दो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इससे रिलेटेड हैं। एक 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, इससे पार्ट 4A ऐड किया गया, फंडामेंटल ड्यूटी ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। कौन सा आर्टिकल बना ये? आर्टिकल 51A। और फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से आर्टिकल में है? 51 कैपिटल है, है ना? ठीक। कुछ नहीं है इसमें। वी शुड रेस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग, एक ड्यूटी हमारी। तिरंगा लेके पाँव से आप दबाएंगे, मीन्स यू आर शोइंग डिसरिस्पेक्ट टू द नेशनल फ्लैग, है ना? तो आपकी कर्तव्य क्या है, आपकी ड्यूटी क्या है? यू मस्ट रिस्पेक्ट, है ना? इंडियन मॉन्यूमेंट्स, एशियंट मॉन्यूमेंट्स, जो हमारे कल्चरल पिलर्स हैं, यू शुड प्रिजर्व दैट। जाके ताजमहल को पे जाके डिवाइडर लेके नाम लिखते हो, दैट इज डिसरिस्पेक्ट। इट्स योर ड्यूटी फॉर एवरी सिटीजन टू प्रिजर्व दोज एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स। ये भी एक ड्यूटी दे दिया। ठीक, एक और ड्यूटी दे दिया। देखो, एक फंडामेंटल राइट भी है। फंडामेंटल राइट क्या है? 6 to 14 years age of children, it's their fundamental right to get elementary education। फंडामेंटल राइट है उनका। 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं ना, इट्स देयर फंडामेंटल राइट टू गेट एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक, लेकिन 6 साल का बच्चा वो क्या जानेगा, मेरा फंडामेंटल राइट दो, मेरे को एलिमेंट्री एजुकेशन नहीं दे रहे हो तुम लोग, मेरे को स्कूल में एडमिशन दिलाओ, मेरे को फ्री में एजुकेशन दिलाओ। वो बोल सकता है क्या? वो नहीं बोल सकता। तो एक फंडामेंटल राइट यहाँ बना दिया गया, फंडामेंटल ड्यूटी बना दिया गया। इट्स द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। वो देखे अपने आसपास बच्चा 6 से 14 साल का, तो रुको, मतलब इसका टाइम बढ़ाना पड़ेगा। रुक जाइए। पॉलिटी इंट्रो पार्ट 2। थोड़ा सा ये 2 मिनट रुकता रहे, 2 मिनट रुका नहीं, 15 मिनट्स। ओके, आओ। तो एक फंडामेंटल राइट है 6 से जितने भी दोज चिल्ड्रंस फ्रॉम एज ग्रुप belonging to age group 6 to 14, they have one more fundamental right to have an elementary education, है ना? It becomes the responsibility of central government, state government to provide compulsory elementary education to the children belonging to age group 6 to 14, क्योंकि ये उनका फंडामेंटल राइट है, ये प्रोविजन करना पड़ेगा गवर्नमेंट्स को, है ना? लेकिन मान लो गवर्नमेंट नहीं दे रही है बच्चों को एलिमेंट्री एजुकेशन, तो बच्चे थोड़ी जाके बोलेंगे अरे कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडामेंटल राइट दिया है मेरे को एजुकेशन दो, वो तो नहीं बोल सकते। उन्होंने क्या किया, चलो एक काम करते हैं, बाय 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 उन्होंने एक फंडामेंटल ड्यूटी यहाँ पे जोड़ दी। क्या जोड़ी? बोला इट्स द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू एंश्योर दैट चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू एज ग्रुप 6 and 14 मस्ट रिसीव एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन। हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारे आसपास स्टेशनों में देखो बच्चे घूम रहे हैं ऐसे ही लावारिस, अगर आपको दिखता है तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप ले जाओ उसको स्कूल इंस्टीट्यूशन तक, फिर वो स्कूल उनकी जिम्मेदारी है, वो एडमिशन देंगे, फ्री में उसे एलिमेंट्री एजुकेशन देंगे। ठीक, लेकिन स्टेशन के बच्चों से जाके उलझना मत ज़्यादा, बता दे रहा हूँ,
वो लोग मतलब ऐसा माहौल हो गया है ना, वहाँ पे देखोगे वो लोग ऐसे कपड़े में कुछ लगा के सूंघते रहते हैं मुंह में और यहाँ से, एक्चुअली वो नशा करते हैं। तुम लोग उनको बोला है पागल, हम लोग पढ़ाई करेंगे, बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारी को गाली गलौज शुरू कर दें, क्योंकि वो हमेशा नशे में रहते हैं वो लोग। सोलोशन टायर पंचर में जो डालते हैं ना, उसको लगा के सूंघते हैं। 4-5 साल में इतने बीमार हो जाएंगे कि मर जाएंगे वो, है ना। तो वैसे बच्चों को आप समझा नहीं पाओगे, लेकिन हो सकता है कोई बच्चा शालीन बच्चा हो, सीधा साधा बच्चा हो, तो अगर आपको ऐसा दिखे कि वो लावारिस है 6 से 14, तो आप एक काम करो, उसको अपने नियर बाई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, इट्स योर ड्यूटी, ले जाओ, एडमिशन दिलाओ। वो उनको देना पड़ेगा, खाने पीने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, उसे एजुकेशन देंगे वो लोग। क्यों? क्योंकि उस बच्चे का वो फंडामेंटल राइट है। ठीक, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। कल शायद डॉक्टर प्रशांत आए, और नहीं आएंगे तो मैं आऊँगा। क्लास आपकी खाली नहीं जाएगी। ऑल्टरनेट, वैसे व्यवस्था क्या है? ऑल्टरनेट यू विल बी हैविंग साइंस एंड इंडियन पॉलिटी ऑल्टरनेट डेज, ऑन ऑल्टरनेट डेज। ठीक, आज डॉक्टर प्रशांत, उनकी वाइफ थोड़ी तबीयत ख़राब थी, तो उन्होंने कहा कि सर आप आज ले लीजिए, मैं आ गया। मैं अगर रोज़ रोज़ आऊँगा, थोबड़ा पचा लोगे ना मेरा, देखना है, पचा लेना यार, इतना बुरा थोड़ी दिखता हूँ, पचा लेना। सो ओके, स्टडी वेल।